अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम चले न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे पाकिस्तान की, बात हम करेंगे एक बार फिर जो इलेक्शंस होने वाले हैं पाकिस्तान में। कहा यही जा रहा है कि जी 8 फरवरी को जो है तारीख दी गई है कि इलेक्शंस होंगे, लेकिन बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि अगर पहले से ही प्राइम मिनिस्टर का भी पता है, पहले से ही ये भी मालूम है कि कौन किसको कितनी सीट्स मिल रही है, कौन सी पार्टी किस पोजीशन पर होगी, तो फिर भला इस पर पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। होना तो यही चाहिए कि बगैर किसी इलेक्शन के नौटंकी के लोग आए सामने, यानी कि जो लोग यानी पॉलिसी मेकर्स और जो लोग इलेक्शंस करवाते हैं, जितवाते हैं, हरवाते हैं, गवर्नमेंट्स बनाते हैं, गवर्नमेंट्स गिराते हैं, वो आए सामने और आकर जो है अनाउंस कर दें कि जी आज से ये प्राइम मिनिस्टर है और आज से ये वाली लोग जो है ये आपके मिनिस्टर्स होंगे। ये बात कोई, मैं ये नहीं कह रही कि ये बात कोई बहुत कोई जो है लेक्चरार ने कहा है किसी यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के या किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट ने, ये एक आम आदमी की बात मैं आपको बता रही हूँ। जो आम लोग बात कर रहे हैं ये उनकी आवाज है, उनका कहना ये है कि जी क्या जरूरत पड़ी है इलेक्शंस के ऊपर पैसा खर्च करने की। आप जिसको चाहे इलेक्शन जितवा देते हैं, जिसको चाहे ले आते हैं, जिसको चाहते हैं हटा देते हैं। तो फिर अभी भी यही करें। और जैसा कि सभी जानते हैं, बार बार नवाज शरीफ साहब का नाम सामने आ रहा है, तो उसके ऊपर भी लोगों का कहना यही है कि अगर नवाज शरीफ साहब को ही लाना है और फैसला हो ही चुका है, तो फिर भला इलेक्शंस की क्या जरूरत है। इसके साथ साथ जी हम अगर बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी की, लेकिन उससे भी पहले हम बात करें अगर मौलाना फजलुर रहमान की। उनका कहना ये है कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना ये है कि ओआईसी की जो मीटिंग होगी, जिसमें के बातचीत होगी, डिस्कशन होगा हमास और इसराइल वॉर पे, उनका ये कहना है मौलाना साहब का कि ओआईसी की मीटिंग हमास के बगैर अधूरी है। यानी कि अगर ओआईसी वाले मीटिंग करते हैं तो उसमें हमास के लोगों को भी बुलाया जाए। ये कहना है मौलाना फजलुर रहमान का। और यकीनन मौलाना साहब के तो बहुत ज्यादा लगता है टर्म्स है मौलाना साहब की, काफी दुआ सलाम, उठना बैठना, मिलना जुलना, बातचीत जो है हमास के लोगों से है। तो यकीनन इसीलिए वो वकालत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बगैर ये सोचे कि हमास ने क्या जुल्म किया है। और हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उससे भला मौलाना साहब को क्या फर्क पड़ता है। मौलाना साहब के तो अपने बेशुमार मदरसे पाकिस्तान में चल रहे हैं, और पाकिस्तान के मदरसों में क्या होता है ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि मौलाना साहब का कहना ये है कि अगर ओआईसी की मीटिंग होती है तो उसके अंदर हमास के लोगों को भी जो है इनवाइट किया जाए, उनको उनके साथ भी बातचीत की जाए, उनको भी उस मीटिंग में शामिल किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी, जैसा मैं पहले बात करी थी आपसे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना ये है, नून लीग का जो नारा है वोट को इज्जत दो, उन्होंने कहा अगर नून लीग अपने इस नारे से हटती है कि वोट को इज्जत दो, तो फिर उनके साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि पीपल्स पार्टी का पीएमएलएन के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा अगर वोट को इज्जत दो के बजाय इधर उधर होने की कोशिश की। यानी कि उनका साफ मतलब ये है कि अगर वोट के बजाय स्टैब्लिशमेंट से कहकर आएंगे तो फिर पीपल्स पार्टी का और पीएमएलएन का साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी गवर्नमेंट पाकिस्तान की है जो खुद आई हो, जो पब्लिक लाई हो, जो वोट से आई हो। मतलब मुझे तो कोई याद नहीं पड़ती है कि 1947 से लेकर अभी तक पाकिस्तान की जितनी भी सिविल गवर्नमेंट्स आई हैं, क्या उनमें से कोई एक गवर्नमेंट भी ये दावा कर सकती है कि उसे लोगों ने वोट दिया था इस वजह से वो आ गई, या लोगों ने पसंद किया था, लोग चाहते थे वो आ जाए और लोग ने उनके लिए वोट किया था और वो वाकई में उन्हीं वोट्स की वजह से वो लोग जो है वो इक्तदार में आए या वो पावर में आए या उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट हो, चाहे वो बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट हो, चाहे वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, चाहे आसिफ अली जरदारी की हो, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट को लाने वाले पॉलिसी मेकर्स और एस्टेब्लिशमेंट ही है। कोई एक सिंगल गवर्नमेंट भी पाकिस्तान में कभी भी पब्लिक के वोट से नहीं आई और ना ही पब्लिक के शोर मचाने पे गई है। ये जब भाई लोग का दिल करता है ले आते हैं, जब भाई लोग का दिल करता है कहते हैं निकल जाओ। तो अभी तक तो सिलसिला कुछ इसी तरीके से चल रहा है। इस वक्त भी यही बताया जा रहा है
کہ ابھی الیکشن ہوئے بھی نہیں ہے. 8 فیبرری پہلے تو خیر ڈیٹ بھی نہیں پتا تھی, چلے اب یہ شکر ہے کہ ڈیٹ پتا لگ گئی ہے. اب ڈیٹ پتا لگ گئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب کو معلوم ہے پرائم منسٹر کون آ رہا ہے, پریزیڈنٹ کون آ رہا ہے, کیبنٹ کس کی بنے گی, کون کون منسٹر ہوگا, کون اندر ہوگا, کون باہر ہوگا, یہ سب پتا ہے. تو پھر اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ فیصلے کہیں اور ہو چکے ہیں, اور جو فیصلے ہو چکے ہیں تو پھر اس کے بعد ووٹ پڑے یا ووٹ نہ پڑے اس سے کوئی فرق کسی کو نہیں پڑتا. لیکن خیر میں تو پورا دن سونے والی ہوں, اس لیے کہ ووٹ ڈالنے جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں وہاں لائن میں کھڑے رہ کے آپ ووٹ ڈالیں اور اس کے بعد ہونا وہی ہے جو پہلے سے ڈیسائیڈ ہوا ہوا ہے. تو پھر کیا فائدہ اپنی نیند خراب کر کے وہاں جا کے لائن میں لگے الیکشن میں اور ووٹ ڈال کر آئے, اور اس کے بعد آپ کو اچھے سے پتا ہو کہ آپ کے ووٹ کا کوئی مطلب نہیں ہے. پاکستان میں کسی بھی الیکشن کا کبھی بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا, لیکن اب یہ بات عام پبلک کی بھی سمجھ میں آنے لگی ہے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جیسے آپ کو یہ جی ایاز صادق صاحب نظر آ رہے ہیں, بالکل ایاز صادق صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم نواز شریف کو اگلا وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں, سیاسی جماعتوں سے اتحاد انتخابات کے بعد ہی بنے گا. جی ہاں, ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ابھی سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایز اے پرائم منسٹر آئیں گے, اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اگر کوئی اتحاد کرنا ہوگا, کوئی مل کے کولیشن کی گورنمنٹ بنانی ہوگی یا کوئی کام کرنا ہوگا, تو اس کا فیصلہ الیکشنز کے بعد ہی ہوگا. یہ کہنا ہے جی ایاز صادق صاحب کا, جنہوں نے ابھی سے نواز شریف صاحب کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ ایز اے پرائم منسٹر آ رہے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کیا بہت سے, یعنی ایاز صادق صاحب کیا سوری بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی ہونے جا رہا ہے. خیر دیکھتے ہیں, لیکن پاکستان میں کسی چیز کو بھی آپ ایک دم سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہی ہوگا. لاسٹ منٹ پہ کسی کا بھی داؤ چل جائے تو ہو سکتا ہے کہ چہرے بدل جائیں, لیکن کون سے چہرے بدلیں گے یہ تو خیر ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہم آگے بڑھیں. آصف علی زرداری صاحب, ہم سمندر سے آپ کو بلین ڈالرز کما کر دے سکتے ہیں. جی ہاں, یہ کہنا ہے آصف علی زرداری صاحب کا کہ وہ سمندر سے جو ہے وہ بلین ڈالرز جو ہے وہ کما کے پاکستان کو دے سکتے ہیں. تو سر اتنے دن سے آپ انتظار کس بات کا کر رہے تھے, جائیے اور مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیجیے. مطلب وہاں سے سمندر سے مچھلی پکڑنی ہے نا آپ نے, اور کون کیا کام کرنے والے ہیں آپ لوگ جس کی وجہ سے بلین ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان کو آپ دے دیں گے. اس لیے کہ اگر کوئی ادھر سے کوئی چیز نکل سکتی ہے یا آ سکتی ہے, یا کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے سمندر کے اندر, تو کم سے کم وہ ہمیں تو ملنے والا ہے نہیں. اس کے لیے ہمیں کانٹیکٹ کرنا پڑے گا کسی کافر کنٹری سے, جن کے ایکسپرٹس آئیں گے اور وہ دیکھ کر بتائیں گے کہ ہاں جی یہاں پر آئل ہے, یہاں پر گیس ہے, یہاں پر سونا ہے, یہاں پر ہیرے ہیں, یہاں پر آخر ہے کیا, جس سے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ بلین ڈالرز جو ہے وہ کما کے, بلکہ بلینز ایک بھی نہیں, انہوں نے بلینز ڈالرز جو ہے وہ کما کر وہ پاکستان کو دینے والے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ جا کر بات تو کرنی پڑے گی کسی کافر کنٹری سے, اس لیے کہ جو سعودی عرب میں اور دوسری جو گلف کنٹریز ہیں وہاں پر بھی جو آئل نکلتا ہے یا جو باقی چیزیں ان کے پاس ہیں, وہ ان کو ہے تو صحیح, لیکن اس کے لیے ان کو بلانا کسی کافر کنٹری سے ایکسپرٹس کو پڑتا ہے, اس لیے کہ عربs کو تو کچھ آتا جاتا ہے نہیں, تو وہ تو کہتے ہیں حبیبی حیا بھیا تم ہی آگے دیکھو. تو بالکل ایسا ہی کچھ یہاں پر بھی ہوتا ہے. لیکن خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کا اس سے کیا مطلب ہے, اور وہ ایسا کون سا خزانہ ہے جو ہمارے سمندروں میں ہے اور اتنے سال سے یعنی 76 ایئر سے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا. لیکن خیر دیر آئے درست آئے. ایک بار پھر آصف علی زرداری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی کو اقتدار کے حصول کے لیے نہیں ہٹایا, ہم دیکھ رہے تھے کہ ان سے کام نہیں ہو رہا. جی ہاں, آصف علی زرداری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اس لیے نہیں ہٹایا کہ ہمیں ان کی سیٹ پر آنا تھا یا ہمیں پاور چاہیے تھی, بلکہ عمران خان کو اس لیے ہٹایا کیونکہ عمران خان سے کام نہیں ہو رہا تھا. چلے مان لیا عمران خان سے کام نہیں ہو رہا تھا, یہ بات تو بہت سے لوگ مانتے ہیں, جانتے ہیں کہ خان صاحب کو کوئی خاص نہ تو شوق تھا اور نہ ہی ان سے کام ہو رہا تھا. لیکن آپ لوگوں نے کیا کام کر دیا, سندھ کی حالت سبھی جانتے ہیں اور سبھی کو معلوم ہے کہ سندھ کی آپ نے کیا حالت کر کے رکھی ہے. تو آپ اپنا ہی کوئی کارنامہ بتا دیجئے جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ جب آپ کی گورنمنٹ آئے گی تو جی بڑی بلے بلے ہو جائے گی. خیر ہم پھر بڑھتے ہیں آگے, اور ایک بار پھر ہمارے سامنے ہیں جی فواد چودھری صاحب. جی ہاں, فواد چودھری صاحب جن کو کہ اب تقریباً 14 ڈیز کے ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. جی ہاں,
फवाद चौधरी साहब को पहले 2 दिन का रिमांड दिया गया था उनका, और उनके ऊपर डिफरेंट करप्शन के केसेस और ये वो सब कुछ लगा दिए गए थे। और उसके बाद अब उनको 14 डेज के रिमांड पे फवाद चौधरी साहब को जो है जेल भेज दिया गया है। और अलबत्ता ये जरूर है कि अदालत ने कहा कि जी उनकी हथकड़ियां खोली जाए, तो हथकड़ी से दोनों हाथ उनके बंद थे, तो अदालत ने कहा कि एक हाथ से तो हथकड़ी कम से कम निकाल दी जाए। अब देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब हमें 14 डेज के बाद बाहर आते हुए दिखाई देते हैं, या फिर उनका ये सिलसिला कुछ लंबा होगा। लेकिन यही कुछ हमने उस वक्त भी देखा था जब इमरान खान ने आना था, और इमरान खान से जो पहले की गवर्नमेंट थी, उनको भी इसी तरह से जो है एक के बाद सबको जो है वो ना सिर्फ ये कि अरेस्ट किया जा रहा था, बल्कि जेलों में भी डाला जा रहा था। अब वही हाल कुछ फवाद चौधरी साहब का भी लगता है। एक बार फिर हमारे सामने है जी पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब साहब। जी हाँ, मुर्तजा वहाब साहब जो हैं ये पीपल्स पार्टी के हैं, और उनका कहना है पीएमएल-एन और एमक्यूएम दूसरों को भी साथ मिला लें तब भी इन्हें उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। ये कहना है जी पीपल्स पार्टी का कराची के सिलसिले में, कि अगर कराची में एमक्यूएम और पीएमएल-एन जो है वो दूसरी पार्टी के लोगों को भी मिला लें तब भी उनको पावर में वो नहीं आ सकेंगे। ये कहना है जी मुर्तजा वहाब साहब का। बहरहाल मुर्तजा वहाब साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के काफी पुराने कारकुन हैं, काफी पुराने मेंबर हैं और वर्कर हैं, लेकिन ये है कि देखते हैं कि इनकी बात कहाँ तक सही साबित होती है। वैसे तो पाकिस्तान में आजकल ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई एक पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बना सकी हो, चाहे वो सूबाई सतह पर ही क्यों ना हो। इन्हें 2-3 पार्टीज को मिलाकर ही गवर्नमेंट बना पाते हैं, और उसके साथ साथ वोट का भी कोई रोल नहीं है। वोट से भी कुछ नहीं होता, होता वही है जो भाई लोग चाहते हैं, और अगर भाई लोग ने लाना होगा तो लाएंगे। वैसे तो बहुत टाइम से, सालों से पीपल्स पार्टी सिंध के ऊपर राज कर रही है, ये और बात है कि जो आम पब्लिक है बेचारी वो खुआर हो रही है। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी राज कर रही है, पीपल्स पार्टी के लिए इतना ही बहुत है। अब उसके लिए अगर हम ये उम्मीद लगा के बैठे कि जी पीपल्स पार्टी के लोग, चाहे वासिफ अली जरदारी हो, चाहे वो उनके बेटे जो है वो हो, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी हो, अगर हम ये सोचेंगे वो लोगों का सोचेंगे, लोगों के लिए कोई फैसिलिटी लेकर आएंगे, अपना जो है थर के इलाके में कुछ करेंगे, या फिर वहां पे सिंध के इलाके में कोई काम किया जाएगा, लाड़काना में कुछ होगा, तो ये मेरा ख्याल है कि ये हमारा एक ख्वाब हो सकता है, हकीकत नहीं। और इसे हमने कई बार आजमा के भी देखा है, कई बार हमने इनकी गवर्नमेंट को भी देखा है, पिछले सालों से इनकी गवर्नमेंट वहां पर है। अब होना तो ये चाहिए कि इतनी पुअर परफॉर्मेंस के ऊपर पीपल्स पार्टी को खड़ के फेंक देना चाहिए कराची के लोगों को, लेकिन वैसा कर नहीं पाते। उसकी साफ वजह यही है कि जो वोट है उसकी कोई अहमियत नहीं है, और सिर्फ बूट पॉलिश की जो है अहमियत है, और इसी वजह से पीपल्स पार्टी का अभी तक सिंध के ऊपर होल्ड है। खैर, हम बढ़े आगे, और हम आपको ये भी बताते चले कि अब एक आम आदमी भी जो है, अगर हम बात करें आर्मी की, हम बात करें एजेंसीज की, तो जी बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं, मेरे समेत हमारा भी दिल चाहता है कि जी हम भी अपनी आर्मी की तारीफ करें, हम भी कहें जी वाह क्या जबरदस्त हमारी आर्मी है। हमें भी फख्र होना चाहिए, हम भी प्राउड फील करें अपनी आर्मी के लिए, अपनी एजेंसीज के लिए। लेकिन 76 ईयर से जो कुछ होता रहा है, जिस तरह से हमारी एजेंसीज और हमारे जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो सियासत के अंदर, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से जो है वो अपने बिजनेसेस चलाए हैं, जिस तरह से कंट्री को नुकसान पहुंचाया है, और उसके बाद हर एक को सजा हुई, नहीं हुई तो इन्हीं लोगों को नहीं हुई। और इन्होंने जिस तरह से मुल्क को एक तरह से बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है पाकिस्तान का, यहाँ पर यानी कि आपको बोलने की तो चले थोड़ा बहुत आप बात कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ये डर रहता है कि पता नहीं कब मुझे पकड़ के ले जाएंगे और कब चितरौल हो जाएगी। जैसा कि आप जानते ही हैं, बिजनेसेस हैं, डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस हमारी आर्मी चलाती है और बहुत कुछ काम करती है, लेकिन असल काम जो है वही नहीं करती। बहुत से अब आम सिटीजन जो है, आम शहरी जो आपको बाहर नजर आते हैं, कोई शॉपकीपर है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई जूते पॉलिश कर रहा है, सचमुच का मोची है। जी हाँ, इस तरह के लोग हैं, कोई तंदूर वाला है, कोई आम आम से लोग जो हैं, उनको बहुत शिकायतें हो गई हैं आर्मी से। अब वो कहते हैं कि मुल्क का जो हाल हुआ है इस वक्त, जो कंट्री की जो हालत है, उसके जिम्मेदार जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी को समझते हैं। कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, जब मैं बाहर निकलती हूँ मैं लोगों से पूछती हूँ, और उनका यही कहना है कि इस वक्त मुल्क की जो हालत खराब है उसका जिम्मेदार वो पाकिस्तान की आर्मी को समझते हैं। उनका ख्याल है कि ये सिविलियन गवर्नमेंट को चलने नहीं देते, इन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट की वो हालत की होती है कि हर हाल में
गवर्नमेंट के जो लोग हैं या जो सिविलियन गवर्नमेंट के समझे जो पॉलिटिशियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो जाकर जो है आर्मी के ही हाथ पांव जोड़ते हैं कि भाई हमें किसी तरीके से ले आइए, और फिर वो इनको ले भी आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आम पब्लिक है उसका ख्याल ये है कि मुल्क का जो नुकसान हुआ है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो हमारा, हमें कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं, हमारे पासपोर्ट की कोई अहमियत नहीं, तो ये सारी चीजों के जिम्मेदार वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की आर्मी को समझते हैं। ऐसा आम पब्लिक है। अब ये लाख लोगों को डराएं, लोगों को कहें कि जी जैसे लेकर आते हैं, पॉलिटिशियंस को भी लाते हैं, कई बार हमने देखा कि टीवी पर और कई जगह पर आके वो पॉलिटिशियंस कहते हैं कि जी मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ और मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। जी हाँ, इस किस्म की बातें जो लोग करते हैं तो जाहिर है उन बेचारों को डरा धमका के लाया गया होता है, और वो आते के साथ ही कहते हैं कि सबसे पहले तो जी ये सारे वाकयात जो भी हुए उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मास्टरमाइंड है और उसका नाम है इमरान खान। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जी मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ, जी ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, जी हम भी कहते हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उसके बाद वो कहते हैं कि जी मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जी कहने का मतलब ये है कि डरा के धमका के लोगों को खौफजदा करके आप इज्जत नहीं पा सकते। तो बेहतर यही होगा कि लोगों की, अगर वाकई में आप चाहते हैं लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो जो आपकी ड्यूटीज है आप वही दें। बात अगर हम करें केपीके और अफगान बॉर्डर की, वहां पर मुसलसल टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं। अभी आपने मियां वाली का वाकया भी देखा, आपने ये सारी चीजें भी देखी हैं कि किस तरह से पाक अफगान बॉर्डर पे भी टीटीपी के अटैक्स चलते रहते हैं, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा जिससे उस चीज को रोका जाए। जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये कर रहे हैं कि जी यहाँ पे जो अफगान सिटीजन है उनसे कहा है कि चलो जी निकल जाओ। यानी ये तो वो वाली बात है कि जिसे कहते हैं ना, जलते पे तेल छिड़कने वाली बात है, कि एक बार एक पहले आग लगा रखी है, उसमें मजीद तेल डालने के लिए यहाँ से अफगान सिटीजन को कहा जा रहा है कि वो निकल जाएं। अब ये कर ये रहे हैं जो, मतलब कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती, कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, वो कुछ लोगों का मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन खैर कहना ये का मतलब ये है कि अब ये चाह ये रहे हैं कि भारत की तरफ हमारा जो है वो अमन रहे, भारत की तरफ झगड़ा ना हो, भारत की तरफ कोई जंग और कोई किसी किसी किस्म की फायरिंग या किसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक और ये वो कुछ भी ना हो, वहां पे बिल्कुल सुकून से रहे। और दूसरी तरफ जो बॉर्डर है, यानी अफगानिस्तान का बॉर्डर, वहां पर आग लगा के रखेंगे। उससे होगा ये कि जो पाकिस्तान के सिटीजन हैं उनको भी थोड़ा डर खौफ रहेगा कि यार वो टीटीपी वाले इधर तक ना आ जाए। टीटीपी वालों को कभी कहते हैं जी वो तो मारगला की पहाड़ी तक आने वाले हैं, कभी कहते हैं इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं, और कभी कुछ। तो जाहिर है कि इस तरह से जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, वो डर के रहेगी। और जब ये वहां पर जब इनका झगड़ा होता है, जब इनमें जो है फायरिंग होती है या इनका क्लैश होता है वहां बॉर्डर पे, तो वहां पे जाहिर है कि टीटीपी वाले भी मारे जाते हैं और दूसरी तरफ से फोर्सेस का भी नुकसान होता है। फोर्सेस का नुकसान होता है, उससे इन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं। उससे इन्हें क्यों फर्क नहीं पड़ता? उससे इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि वो ज्यादातर जो मारे जा रहे हैं या जिनकी जानें जाती हैं हमारे फोर्सेस वालों की, वो है पठान। जाहिर है केपीके में और अफगान बॉर्डर पे जो इन्होंने फौजी अपने खड़े किए हैं लड़ने के लिए, उनमें से ज्यादातर पठान है। तो अगर पठानों की जान जाती है, बलोचियों की जान जाती है, सिंधी सिंधी किसी की जान जाती है सिंधियों की, तो उससे हमारी पंजाबी फौज को फर्क कोई नहीं पड़ता। तो बिल्कुल इसी तरीके से वहां पर इन्होंने आग लगा के रखी है, वहां पे झगड़ा करके रखा है, ताकि वहां पे एक लगता रहे कि भाई बड़ा टेंशन है, भाई ये तो मतलब फौजी बजट भी मिल जाएगा, आपका जो है डिफेंस बजट भी बढ़ जाएगा, और आप ये भी कहेंगे कि जी हम नहीं होते तो पता नहीं अफगानिस्तान खा गया होता। पहले इंडिया खा रहा था, अब इंडिया ने खाना छोड़ दिया हमें, तो अब अफगानिस्तान हमें खा जाता। और साथ साथ जो वहां पे हमारे फोर्सेस जिनकी जाने जा रही हैं, मेरी कई ऐसे लोगों से भी बात हुई है जो उस इलाके के हैं, और उस इलाके के लोग जो हैं वो बहुत नाराज हैं। उनको उनको बहुत शिकायत है पाकिस्तान की आर्मी से कि वो टीटीपी वालों को कंट्रोल करने के बजाय मजीद भड़का रहे हैं, और उसके बाद जो है उन लोगों की जाने जा रही हैं, जो कि खासतौर पे उन लोगों की जो पठान बेल्ट से ताल्लुक रखते हैं, जो पख्तून है, उनकी जाने जा रही हैं। और इस बात से यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ पंजाब में जो फौजी बैठे हुए या पंजाब में जो हेड बैठे हुए, यानी ऊपर के लेवल के जो फौजी और एजेंसी के लोग हैं, उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो उस चीज को ना तो रोक रहे हैं, ना उस पर कोई टोका जा रहा है। सिर्फ एक नौटंकी चल रही है कि हाँ जी अब उन्होंने अटैक कर दिया, अब आप अटैक कर दें, अब ये हो गया वो हो गया, किसी तरीके से वो बात कम नहीं हो रही। और दूसरी तरफ अफगान सिटीजन्स को निकाल कर ये एक पहले से ही
बढ़ी हुई दुश्मनी को मजीद बढ़ा रहे हैं। ये आम लोगों की बात है, और उनको उनको काफी इस बात पे जो है वो शिकायत है। उनका कहना ये है कि जी ये पाक आर्मी और जो एजेंसीज हैं ये बात ये ठीक नहीं कर रहे हैं, और इससे उनके लोगों की जानें जा रही हैं। ये भी मैं आपको बताती चलूं कि अगर हम बात करें नॉर्थ वजीरिस्तान की, नॉर्थ वजीरिस्तान में एक जगह है वाना। जी हाँ, वो है, एक टाउन है वहां पे, वाना तहसील है। वहां पर कहा जाता है कि जी चिलगोजे, जी मैं आपको तो पता है मुझे चिलगोजे कितने पसंद है। जी हाँ, वहां पर जी चिलगोजे के बाग हैं, चिलगोजे जमीन जो है वहां पे चिलगोजे लगा रखे हैं, और बताया ये जा रहा है कि वहां पर ठंड बहुत होती है उस इलाके में, नॉर्थ वजीरिस्तान में। तो वहां पर भी आपने अक्सर सुना होगा कि वहां पर भी झड़पें हो रही हैं, वहां पर भी जो है अटैक्स चलते रहते हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान में सिक्योरिटी के मामला बहुत ज्यादा खराब हैं, और ये भी कहा जाता है कि ये सिक्योरिटी के मामला खराब खुद करके रखे गए पाकिस्तान की तरफ से, ताकि वो जो जमीनें हैं उसके ऊपर जो बड़े बड़े हमारे भाई लोग हैं ना, जनरल्स वगैरह, जी जी जी, हाँ जी समझ गए आप लोग, हाँ जी, उन्होंने कब्जा करके रखा है, और वहां के वो लोकल लोग जो हैं उनकी वो जमीनें हैं, और उस जमीन के ऊपर कब्जा करके रखा है हमारे जनरल्स ने। और उन उन वजह से, यानी कि जो सिक्योरिटी के हालात खराब है उस वजह से उन लोगों को वहां से, जो आम पब्लिक है उसको वहां से हटा दिया गया है, और उन चिलगोजे के जो बाग है या उनकी जो जमीन है उसके ऊपर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, और उसकी सारी आमदनी ये खुद ले जाते हैं, और आम पब्लिक जिसकी वो जमीन है उसको कुछ नहीं मिलता। और इसी वजह से वहां पे सिक्योरिटी के मामला भी खराब हैं, और ये भी खुद ही करके रखे गए हैं, ताकि वो लोग कुछ बोल ना सकें, वो लोग अपनी आवाज ना उठा सकें, वो लोग ये ना कह सकें कि जी हमारी जमीन खाली करो और तुम लोग जाओ यहाँ से। तो इस वजह से भी कहा जाता है कि जो वहाँ के लोकल्स बताते हैं उनके हिसाब से वहां पर जो है ये भी एक तमाशा जो है नॉर्थ वजीरिस्तान की तरफ जो है वो चल रहा है। लोड शेडिंग भी वहां पर काफी है, सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो भी काफी ज्यादा खराब हैं, और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वहां से रॉ मटेरियल निकाल कर चाइना को बेचा जा रहा है। जी हाँ, जो नॉर्थ वजीरिस्तान है वहां से रॉ मटेरियल निकाल कर चाइना को बेचा जा रहा है, और आम आदमी की जमीन पे कब्जा है। ये आम आदमी जो है वो सारी चीजें, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो चिलगोजे के बाग हो, चाहे कोई और चीज हो, वो आम आदमी की है। हरगिज हमारे जो भाई लोग हैं उनकी नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर कब्जा कर रखा है, और ये सारी चीजें चाइना को बेच के पैसा अपनी जेब में डाल रहे हैं, और जो आम पब्लिक है उसको डरा धमका के और सिक्योरिटी के मामला को खराब करके उनको चुप करा रखा है, या फिर उन्हें ये समझिए कि उनको डरा धमका के साइड पे कर रखा है। ये खबरें भी जो हैं वो नॉर्थ वजीरिस्तान से आ रही हैं। और कहाँ तक अगर मुझे कोई ये कहे कि जी सबूत दो, तो जी आप जाइए और जाके चेक कर लीजिए। अगर कोई मुझसे सबूत मांग रहा है तो वो जाए नॉर्थ वजीरिस्तान, और वहां पर जाके 4-5 दिन रहकर और खुद चेक कर कर आ जाए, इसलिए कि सबूत देने के लिए मैं तो वहां जा रही नहीं टपकने के लिए। तो अगर आप लोगों ने किसी को थोड़ा बहुत शक हो और वो मुझसे सबूत मांगे, तो मेरे ये रिक्वेस्ट है कि आप बाकी दुनिया का चक्कर काट के जब वापस आ जाएं। ये अक्सर लोग इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं ना, आपको पता है, कोई यूरोप चला जाता है, कोई अमेरिका पाकिस्तान से, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। कहने के लिए पाकिस्तान में बहुत हालत खराब है, लेकिन जब देखो कोई अमेरिका बैठा होता है तो कोई यूरोप बैठा होता है। तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि उन लोगों को चाहिए कि वो जाएं और जाके नॉर्थ वजीरिस्तान में कोई 5-6 दिन गुजार कर आए, तो अपने आप ही पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और आपको अगर थोड़ा सी भी समझ होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर वहां पे चल क्या रहा है। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू मेन, जो हमारे टॉपिक्स चल रहे थे हम उसकी तरफ आते हैं, और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी एक और बात जो मैं आपसे कह रही थी कि कश्मीर साइड की जो हम बार बार बात की जाती थी हमारे यहाँ से, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, वो भी थोड़ा सा चूरन कम कर दिया है पाकिस्तान ने। उसका रीजन एक ये भी है कि अभी उनको जो है आग लगी हुई है पाक अफगान बॉर्डर पे, और वो वहां पर ही अपने हाथ सेक रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जाहिर है कि इतने टाइम में जो बीच में 2-4 साल गए, उसमें इंडिया ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की अपनी साइड के कश्मीर पे, G20 की मीटिंग्स भी कराई, SCO भी करा दिया, और पता नहीं क्या कुछ वहां पर हो गया। वहां पे UAE और दूसरी गल्फ कंट्री से इन्वेस्टमेंट भी करा दी। तो अब अगर पाकिस्तान ने कोई शरारत की, तो या मतलब या अगर कहा कि नहीं जी ये कश्मीर तो जो है ना वो हमारा है, ये हमें कश्मीर दे दो, या यूनाइटेड नेशन में जाके कश्मीर कश्मीर का गाना गाया,
तो फिर ज़ाहिर है कि गल्फ कंट्रीज़ इस वक़्त भारत के साथ खड़ी होंगी, ये बात इनको समझ में आ चुकी है। तो और दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट भारत ने की अपनी साइड के कश्मीर में, वो यहाँ मॉल बन रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो यहाँ पे तो कुछ है नहीं। पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर है उसमें इन्होंने कोई भी काम नहीं करवाया, किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस्लामाबाद में इन्होंने जो है वो श्रीनगर हाईवे बना दिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि श्रीनगर कहाँ, इस्लामाबाद कहाँ और यहाँ पे श्रीनगर हाईवे का क्या मतलब है? लेकिन बहरहाल बना दी है। तो अब हुआ ये है कि जी अब इन्होंने ये सोचा है कि अगर हम दोबारा से इस किस्म का हमने कोई शोर-शराबा किया, कश्मीर का कुछ, तो जी हमें जो है वो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इसलिए थोड़ा-सा इन्होंने अपना कहना चाहिए कि थोड़ा पीछे की तरफ हुए हैं और सोच ये रहे कि फिलहाल कश्मीर ना करें, बल्कि उसके बजाय जो है वो अफ़गानिस्तान के तरफ जो है ध्यान दें, क्योंकि वहाँ से जो टीटीपी वाले आके हंगामा करके जा रहे हैं, वो रोकना ज़रूरी है। एक ज़माने में आप लोगों को याद होगा जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो इमरान खान साहब की जो मिनिस्टर्स वगैरह होती थी या उनकी पार्टी की मेंबर थी, कई जो कि शायद मिनिस्टर भी नहीं थी, वैसे ही मेंबर थी कुछ थी, तो उन्होंने और कई लोगों ने कहा कि जी जब उस वक्त अफगान तालिबान की गवर्नमेंट नहीं आई थी, तो उन्होंने कहा जब अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी जो कि पाकिस्तान बना रहा है, तो जी उनको हम कहेंगे कि वो हमें कश्मीर लेके दे। मुझे कभी-कभी लगता है कि क्या पता वो मतलब अफ़गान तालिबान जो है उनको ना समझ में आया हो और उन्होंने सोचा हो कि अच्छा इनको कश्मीर लेके देना है, तो श्रीनगर हाईवे तो इस्लामाबाद में बना रखी है। तो हो सकता है इस वज़ह से लोकेशन का थोड़ा उनको कन्फ्यूजन हो गया है और इस वज़ह से वो बजाय इसके कि वो भारत जाते और कश्मीर छीन के हमको देते, वो ये श्रीनगर हाईवे पे आने की कोशिशें बार-बार कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पे नाम ये रख दिया और साथ उन्हें कह दिया कि कश्मीर भी लेके दो। तो मुझे लग रहा है कोई कन्फ्यूजन है बीच में और मेरे ख्याल है इसको ठीक करने की ज़रूरत है। खैर हम यहाँ से चलते हैं इससे पहले कि मैं कहीं और निकल जाऊँ, मतलब बातों में कहीं और निकल जाऊँ। तो आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।